हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा। हमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मतवालों का इंतजार खत्म हो गया। 4 साल बाद कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी। नवाज पाकिस्तान हुई थी, लेकिन ये लोग कौन है? ये याद रखा जाए कि ये हर फॉरेन इन्वेडर के गले में इसी तरह हाथ डालते रहे हैं जिस तरह आज इन्होंने नवाज शरीफ के गले में हाथ डाले। और इसी शहर के अंदर शहबाज शरीफ के अपने हलके में जहां से इलेक्शन लड़ा, एक हफ्ता पहले उन्होंने इतनी गालियां निकाली हैं, पत्थर मारे हैं। आज वहां पे फूलों के 2 जहाज ऊपर उड़ रहे हैं, फतेह वो फूल फेंक रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान में तकरीर भी कर ली, लेकिन तकरीर के 2 घंटों बाद पाकिस्तान के अंदर अब ये डिबेट शुरू हो गई है। पाकिस्तान के साफी, तजियाकार, सिविल सोसाइटी अब ये बात कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब का असल में ये सबसे बड़ा सरेंडर था। और गली तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा। किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को, सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है और मैं समझता हूं किस तरह से अपने मामलात को हमने ठीक तरह चलाना है। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है, मगर आज मैं आपके साथ मिलकर अपने रब से दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तक। मैं ये लोगों के डीएनए के बारे में बात करना चाह रहा था। प्री पार्टीशन एक लैंडलॉर्ड ब्रिटिश एजेंट था, तो जब वो ब्रिटिश जाने लगे तो उसने कहा भी मैं कराची जा रहा हूं इनको सी ऑफ करने के लिए। तो उसके किसी दोस्त ने कहा कि चोर साहब आप कराची जा रहे हैं लेकिन जापानीज तो बर्मा तक पहुंच चुके हैं। उसने कहा यार तुम तो बहुत छोटे ज़हन के आदमी हो, मैंने ब्रिटिशों को छोड़ने जा रहा हूं, जापानियों को कहूंगा मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो दर हकीकत ये वो कौम है, ये वो कौम खड़ी है
जिसकी कोई पॉलिटिकल ना ट्रेनिंग है, ना सियासत है, ना कुछ है। बल्कि यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि ये उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम हाउस की चाबियां दे दी हैं नवाज शरीफ को। अब इलेक्शन की एक्सरसाइज जो करानी है वो कौम का पैसा जाया करना है। इन्होंने सीटें आपस में डिस्ट्रीब्यूट, इन्होंने इलेक्शन दुबई में बैठ के डिसाइड कर लिया था, इन्होंने इलेक्शन की सीटें बांट ली हैं लंदन में बैठ के। तो दर हकीकत आज ये जो कुछ भी ड्रामा हो रहा है, मुझे कोई इस पे मैं पहले ही उम्मीद है, मैंने देखे ना, आप डिसअपॉइंटेड, आपका दिल टूटता है जब आपको कोई उम्मीद हो, जो आपको उम्मीद हो। मैं यहां एक दूसरी चीज यहां कहना चाहूंगा। आपके एक बहुत बड़े लीडर थे, फिरोज खान नून उनका नाम था, बहुत बड़ा नाम था उनका नाम। वो चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर, गवर्नर भी रहे पहले, गवर्नर बहुत नाम था उनका, ब्रिटिश एजेंट ही थे वो भी, इधर हकीकत वो भी लैंडलॉर्ड थे। उन्होंने अपने किसी सेक्रेटरी को बताया, उन्होंने कहा कि हम कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि जब डिप्टी कमिश्नर ब्रिटिश होता था तो यहाँ वापडा हाउस है, यहाँ पे उस वक्त डीसी का रिहाइश होती थी, तो वो कहते थे हम सारे पंजाब के बड़े बड़े जिम्मेदार हम इकट्ठे होके आते थे, जब न्यू ईयर मनाते थे तो दूसरे दिन जो डिप्टी कमिश्नर को हम फ्रूट, मिठाइयां और शराब की बोतलें लेकर आते थे गिफ्ट देने के लिए, और बाहर एक टेंट लगता था तो हम सारा दिन वहां बैठे रहते थे, क्योंकि अंदर वो तो रात को ड्रंक होकर, डिप्टी कमिश्नर तो सोया होता था न्यू ईयर को मना के, तो सुबह उठ के मुंह धो के सिर्फ बाहर आता था, अपने चपड़ासी के कान में कुछ कहता था, चपड़ासी कहता था साहब बोला सलाम कबूल है, तो हम एक दूसरे को मुबारकें देते उठ जाते थे। ये वो कौम है। तो दर हकीकत इनका कोई, अगर किसी ने ये सोचा हो इस जलसे को देखकर कि पता नहीं पाकिस्तान में नया सूरज चढ़ रहा है किसी चीज का, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की अपनी, उन्होंने कहा है कि मैं कितनी फैक्ट्रियां कहां लगाना चाहता हूं। मैं इस वक्त कौम को दो मसले दरपेश हैं, टेररिज्म का और इकोनॉमी का। कोई उन्होंने इन दोनों के बारे में बात की है? उन्होंने कहा है कि मैं किस तरीके से मैं इस कौम की किस्मत बदलूंगा? कोई बताया उन्होंने? और मैं यहां पे एक और अर्ज करना चाहूंगा आलिया, उनकी जेब में सिर्फ 2 कार्ड है इस वक्त, नवाज शरीफ की जेब में 2 कार्ड। एक वो इंप्रेशन देते हैं हमेशा कि मैं मिडिल ईस्ट के शेखों से पैसे ले आऊंगा, उनको पाकिस्तान में ले आऊंगा पैसे लेकर। एक कार्ड उनके पास दूसरा है, दूसरा कार्ड वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। क्या ये कर पाएंगे? क्या इनका पोर्टफोलियो इजाजत देता है? भारत का रिलेशनशिप तो इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं है, वो तो डिफेंस का हिस्सा है। वो तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, ये पता भी नहीं हिल सकता इंडिया के साथ रिलेशनशिप में। वो कार्ड तो इनके जेब में है नहीं है। दूसरा, इनकी जो मुलाकातें भी रिसेंट हुई हैं कतर में और सऊदी अरेबिया में, कोई सिग्निफिकेंट मुलाकात नहीं है। और दूसरा, मिडिल ईस्ट परेशान है अपने उस दूसरे चक्कर में जो फलस्तीन में हो चुका है। क्या ये दोनों कार्ड ये प्ले कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो मीनार पाकिस्तान में तकरीर हुई है, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का, 75 साल सियासी तारीख का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सरेंडर है जो मियां नवाज शरीफ ने आज मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर किया है। और शायद जो जिस तरह से पाकिस्तान आए हैं, जिस तरह से मामलात को चलाया गया है, वो इसीलिए चलाया गया मियां साहब के लिए, इसलिए रास्ता खोला गया ताकि एक दफा वो सबके सामने खड़े होकर अपना पॉलिटिकल सरेंडर करें, उसके बाद बातें आगे जाएंगी। तो ये एक बात जो तकरीर के हवाले से है, उसमें कुछ चीजें आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जलसे के अंदर लोग कितने मौजूद थे? कितने लोग मियां साहब की तकरीर सुनने के लिए पाकिस्तान के कोने कोने से, कश्मीर से, जीबी से कितने लोग उस जलसे के अंदर आए हैं? 12 ऑप्टिक्स तो क्रिएट हुए। यानी अगर आप सर गिने, यानी आप तस्वीरें देखें, टेलीविजन की हद तक बात करो, सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया डिफरेंट है, सोशल मीडिया बैन था 12 जलसे में, लेकिन टेलीविजन की हद तक जिस तरह से प्रोडक्शन हुई है, जिस तरह से कैमरा गया है, जिस तरह से पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स के लोग बाकायदा से मॉनिटर, बाकायदा से प्रोड्यूसर जिस तरह से कैमरे को रोटेट कर रहे थे, उससे ऑप्टिक्स तो जनरेट हुए हैं। यानी ये तो आप बेचने के लिए आपके पास फुटेजेस आ गई हैं, वीडियोस आ गई हैं कि जलसा जी बहुत बड़ा था, तारीखी था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और पूरे पाकिस्तान ने जलसे में शिरकत की है और पूरा पाकिस्तान खुश है। यानी ऑप्टिक्स आपने क्रिएट कर दिए, जो कि साफियों ने किए बुनियादी तौर पर। और साफी तो आज यानी उनका हाल ही बेचारों का बुरा था। अब बहुत सारी मुज्जात खबरें आ रही हैं, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि साफी जहाज के अंदर लड़े हैं, बल्कि एक दूसरे की शर्टें बहुत सारे साफियों ने आज फाड़ी हैं। और वो इसलिए फाड़ी हैं कि मियां साहब गलती से उठकर बाथरूम में चले गए और साफियों में झगड़ा हो गया कि बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पहले कौन रिपोर्टिंग करेगा।